अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्राइम है ना, वो स्लेव ट्रेड है, गुलामों की तिजारत। अजीज़ दोस्तों, इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए ग्रीन कलर से जो नक्शा है वो है, और जो लाल हैं यानी अमेरिका, अर्जेंटीन, ये उसके खिलाफ हैं, और जो येलो हैं उन्होंने एब्सटेन किया है। अजीज़ दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि तकरीबन सारे मुसलमान मुल्कों ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। तो फिर ये मुसलमान मुल्क इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुस्लिम रूलर्स ने फ्रॉम मोहम्मद टिल या आखिर तक ये लोग स्लेव ट्रेड जो करते थे वो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन थे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वैसे ही आजकल मेरी कम बख्ती आई हुई है। अजीज़ दोस्तों, मैं एक बेल्जियम के हवाले से मेरी एक, आपको पता है कि एक दिली लगाव रहा है बेल्जियम से मेरी यादें जुड़ी हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का, जो हर इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे खूबसूरत पीरियड होता है वो उसकी जवानी का पीरियड होता है। तो मैं जब बेल्जियम 1990 में पहुंचा तो मैं 26 साल का था, और जब मैंने 2012 में बेल्जियम छोड़ा तो मैं 48 साल का था। मैंने अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन पीरियड बेल्जियम में गुजारा है। अब जब मैं बेल्जियम जाता हूँ ना, जैसे अभी मैं गया था कुछ महीनों पहले, तो देख के दिल कुड़ता है कि कहाँ पहुँच गया है ये मुल्क। इतना खूबसूरत मुल्क होता था। 90 में मैं आया था तो एक अजीब सा ज़बरदस्त कंट्री था। मैं आपको उसकी एक बेसिक डेमोग्राफी के हवाले से एक छोटा सा वो करके फिर मैं अपने यूके के प्रॉब्लम्स की तरफ आऊँगा। अजीज़ दोस्तों, बेल्जियम है ना, एक फ्रांस और नीदरलैंड के बीच में एक कंट्री क्रिएट किया गया था। 1815 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने आज़ादी हासिल की थी ऑस्ट्रिया से शायद, और फिर उसके 15 साल बाद बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होता है और लक्समबर्ग भी अलग होता है। लक्समबर्ग बेल्जियम के नीचे, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी बफर स्टेट है। बेल्जियम और लक्समबर्ग 1830 में आज़ाद होते हैं। बेल्जियम देखा जाए तो ये जो नक्शा आप देख रहे हैं इसमें आधा फ्रेंच स्पीकिंग है, आधा डच स्पीकिंग है। जो ऊपर का हिस्सा है वो जो नीदरलैंड से बॉर्डर लगती है वो डच स्पीकिंग है, जिसको फ्लेमिश भी कहते हैं। फ्लेमिश कॉम है, फ्लेमिश लैंग्वेज है इनकी, और जो ब्लू है उनकी लैंग्वेज फ्रेंच है। अब आप देखें तो फिज़िकली जो बेल्जियम है ना वो थोड़ा सा डच स्पीकिंग से ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज डच स्पीकिंग ज़्यादा है बेल्जियम में। जहाँ तक उस वक्त की बात है जब मैं बेल्जियम में रहता था तो 56% जो है ना वो डच स्पीकिंग थे और 38 to 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे। जो कैपिटल है ब्रसल्स, वो डच स्पीकिंग एरिया था, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हुई फ्रेंचों की, और जो बाहर से भी जो लोग आते हैं, जैसे मैं आया, दूसरे आए, वो भी कोशिश करते हैं कि फ़्रेंच बोलना शुरू करें क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, फलान ढुमकान। दूसरा जो अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका ख़ास तौर पे, वहाँ पे बहुत हैं मोरक्कन, अल्जेरियन और ट्यूनीसियन, उनको ऑलरेडी फ्रेंच आती है। तो जब वो ब्रसल्स में आकर रहने लगे तो वो फ्रेंच होता गया, और आज ऑफिशियली बाइलिंगुअल है ब्रसल्स, फ्रेंच और फ्लेमिश। लेकिन हकीकत में वहाँ पे मेजॉरिटी फ्रेंच है। वहाँ पे फ्रेंच रूलिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही गवर्नमेंट बनाती हैं, वही सारे इलेक्शन जीतती हैं, मेयर, काउंसलर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब उधर। बेल्जियम की ईस्ट की जो 3 काउंसिल्स हैं ना वो जर्मन स्पीकिंग हैं, जो जर्मन बॉर्डर के साथ लगती हैं। उनको आप काले हिस्से में आप राइट पे देखेंगे तो वो जर्मन स्पीकिंग है। तो
बेल्जियम में भी जब मैं था तो उस वक्त यही होता था कि यार ये लोग साथ नहीं रह सकते, फ्रेंच और फ्लेमिश, क्योंकि फ्रेंच पार्ट के जो लोग हैं वो माइग्रेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ब्रसल्स और फ्रेंच पार्ट में, और ये ज़्यादातर सरकारी जॉबलेस अलाउंस और उस पे बेनिफिट्स पे जीते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जबकि फ्लेमिश ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में कराची सिंध कमाऊ पूत है, पंजाबी हरामखोरी कर रहे हैं, तो फ्लेमिश बेचारे कमा के देते हैं। बेल्जियम का जो सारा रेवेन्यू है वो ज़्यादातर फ्लेमिश एरिया से आता है, इंडस्ट्रीज़ उधर हैं, सर्विसेज उधर हैं। तो ये मैं आपके सामने ज़रा बेल्जियम का एक डेमोग्राफी के हिसाब से खुलासा रखना चाह रहा था। अजीज़ दोस्तों, यूके के हाल बहुत ख़राब है। यूके का हाल इतना ज़्यादा ख़राब है कि आपको बताया नहीं जा सकता। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो माइग्रेंट्स का मसला आ गया है। खुद लेबर सरकार, जिसको कि हम समझते थे और हम मानते भी थे कि लेबर सरकार माइग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगी और माइग्रेंट्स के लिए बड़ा जन्नत बना देगी, ये वो ठीक है, बना हुआ है जन्नत, लेकिन ऑलरेडी जो कंजर्वेटिव के ज़माने में चीज़ें ख़राब हुई हैं वो लेबर को विरसे में मिली है। अब लेबर उसको वाकई में सुधारने की कोशिश कर रहा है। जो कश्मीर ओरिजिन की, पाकिस्तान ओरिजिन की होम मिनिस्टर हैं शबाना महमूद, वो कंटिन्यूस क्रिटिक्स में क्रिटिसाइज हो रहा है इनके ऊपर कि भाई आप माइग्रेंट की फैमिली से होते हुए आप कैसे एंटी माइग्रेंट लॉ पास कर सकते हैं। तो भाई साहब, एक कंट्री की भी लिमिट होती है। इन्होंने कई लॉज माइग्रेंट्स के हवाले से इंट्रोड्यूस कराए हैं और अब इन्होंने अभी कहा है कि हम एक नया लॉ माइग्रेंट्स के हवाले से और सख्त किस्म का लॉ ला रहे हैं। ऋषि सुनक ने एक आइडिया फ्लोट हुआ था जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर था कि जितने यहाँ पे अजाइलम लेने आते हैं ना, उनको इंग्लैंड में रखने के बजाय रवांडा में एक क्लोज सेंटर बनाया जाए और वहाँ पे उनको रखा जाए, क्योंकि रवांडा एक अफ्रीकी कंट्री है, सस्ता पड़ेगा, यहाँ पे पाउंड्स में खर्चा होगा, वहाँ पे उनको खाना पीना देना और सिक्योरिटी और वो सब सस्ते में पड़ेगा। दूसरा, वो इंग्लैंड में नहीं होंगे तो उससे आने वाले जो रेफ्यूजीज़ हैं वो कम हो जाएंगे कि वो डरेंगे कि अब तो हमें अफ्रीका भेज दिया जाएगा, तो वो नहीं आएंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल यूके में ज़्यादातर तो फ्रांस और यूरोप से आते हैं कश्तियों में बैठ के लोग, तो वो फिर कहेंगे हम कम से कम यूरोप में तो रहेंगे, हमें तो उठा के अफ्रीका भेज देंगे। तो वो एक आइडिया फ्लोट हुआ था, लेकिन किसी कारण उसको ऋषि सुनक आगे ना पहुंचा सके, कामयाब नहीं कर सके, और फिर लेबर ने आके उस आइडिया को वाइंड अप कर दिया। अब ऐसा ही कुछ करना होगा लेबर को। इसके अलावा एक ग्रूमिंग गैंग का जो यहाँ पे जो मामला था ना, वो हद से ज़्यादा ख़तरनाक मामला था और उसमें सारे पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। शुरू में बहुत चींपें हुई, मीडिया भी साउथ एशियन करता रहा, लेकिन आखिरकार फिर मीडिया को भी मजबूरन बोलना पड़ा कि नहीं, इसमें साउथ एशियन का मतलब ना तो इसमें कोई बंगाली है, ना कोई इसमें श्रीलंकन है, ना इसमें इंडियन है, ना नेपाली नहीं है, भूटानी नहीं है, तो ये प्योरली पाकिस्तानी है। और मैं बार बार करेक्शन करवाता रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तानी भी सिर्फ पंजाबी है। इसमें कभी आपको कोई पठान नाम नहीं मिलेगा, कभी आपको कोई मुहाजिर नहीं मिलेगा, आपको कोई बलोच नहीं मिलेगा, ना सिराइकी मिलेगा, आपको इसमें सारे पंजाबी मिलेंगे। तो ग्रूमिंग गैंग के हवाले से यूके के जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनके अंदर बहुत गुस्सा है कि इस केस को उसके ठिकाने पे नहीं पहुंचाया गया, उसके जो मुजरिम हैं उन लोगों को सही किस्म की सज़ा नहीं दी गई। तो इस पे अब शबाना महमूद ने कहा है कि ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल है ना जो, वो हमारे यूके की हिस्ट्री का डार्केस्ट मोमेंट है और अब एक इंडिपेंडेंट नेशनल इंक्वायरी इस पे शुरू होगी ताकि हमें पता चले कि ये क्राइम कैसे कंटिन्यू रहा और कैसे चलता रहा। जिन्होंने जुर्म किया है उनको मुंह छुपाने की सज़ा नहीं मिलेगी। और इसमें वाकई ऐसा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी इसमें नेग्लिजेंसी थी और उन्होंने उस पर आंखें बंद करके रखी हैं। ऐसे कई केसेस हैं, जैसे एक लड़की का केस है कि उसको, यंग लड़की, अंडर एज लड़की थी, उसको ले गए कुछ पाकिस्तानी, शराब पिलाई, ड्रग्स पिलाई और फिर उसका रेप किया,
कई लोगों ने, और हद से ज़्यादा मतलब जो सेक्स स्लेव्स के साथ जो सलूक होता है वो क्रिमिनल हद से ज़्यादा इसके साथ सलूक किया। जब वो निकली वहाँ से तो वो सीधी पुलिस स्टेशन गई, तो पुलिस ने कहा तुम तो ड्रंक हो, तुम्हारी बात हम सुनते ही नहीं, जाओ दफा हो जाओ। इस तरह के कई केसेस हमने स्टोरीज सुनी हैं। तो लेट्स सी इसका क्या होता है। अजीज दोस्तों, अभी 2 हफ्ते पहले मैं जिनीवा गया, इससे 2-3 दिन पहले 6 एम्बुलेंसेस एक यहूदियों के एनजीओ की 6 एम्बुलेंस खड़ी थी, उनको आग लगा दी गई। गोल्डर्स ग्रीन एरिया है जो कि मेजॉरिटी वहाँ पे यहूदी रहते हैं नॉर्थ ऑफ लंदन में। तो गोल्डर्स ग्रीन के एरिया में 6 यहूदी एम्बुलेंसों को जब आग लगाई गई तो पता चल गया कि ये क्राइम हुआ है, कोई ऐसे ही आग नहीं लगी। अब उस सिलसिले में 3 लोग पकड़े गए जिसमें एक पाकिस्तानी। जहाँ जुर्म हो, जहाँ टेररिज्म हो, जहाँ गलत काम हो, वहाँ पे पाकिस्तानी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह एक अजाइलम सीकर 45 साल का बूढ़ा आदमी एक 8 साल की लड़की का लगातार रेप करता रहा। 8 साल की लड़की, यार कोई मतलब आप कुछ सोच भी सकते हैं कि आप इंसानियत से इस हद तक गिर जाएंगे। अब उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर केस चला है और इसको सुना है कि सज़ा वज़ा हुई है कुछ शायद 44 महीने की, और इसके बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा। ब्रिटिश लोग अब बहुत गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में सज़ाए मौत ख़त्म कर दी गई है तो वापस सज़ाए मौत शुरू की जाए और इस आदमी को डिपोर्ट ना किया जाए बल्कि इसको फांसी दी जाए और मरने के बाद इसकी लाश भेजी जाए पाकिस्तान। अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन है यूके की। अभी रमज़ान ईद आई थी, अब आप देखें कि क्या हाल किया है इन्होंने। वैसे तो रमज़ान ईद के 2-3 दिन थे, चांद रात से लेकर 2-3 दिन पूरे मेजॉरिटी लंदन के एरियाज़ को इन्होंने हाईजेक किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था। एक्चुअली क्या होता है कि रमज़ान की चांद रात होती है ना, जैसे सुबह ईद है तो रात को चांद रात होती है, तो उसमें लड़कियां औरतें मेहंदी लगाने जाती हैं और पूरे एरिया में सारे फुटपाथों पे, रोड पे ये एक टेबल रखती हैं, 2 कुर्सियां रखती हैं, एक सामने एक आमने, और औरतें मेहंदी लगवाती हैं। तो जो लगाने वाली होती है वो 10 पाउंड 15 पाउंड चार्ज करती है, उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और इनकम पे टैक्स आपको देना है, आपकी 1 पैसे की भी इनकम है ना वो आपको रिपोर्ट करनी है, इसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। वो हर साल होता था। इस बार क्या हुआ कि इल्फर्ड में तैयार बैठी थी पुलिस और कौंसल के लोग और टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने छापे मारे और सब औरतों को जुर्माने लगाए कि आप इलीगल इनकम कर रही हैं जो कि आप रिपोर्ट नहीं कर रही, और सबको उठवा दिया और उधर से भगा दिया। लेकिन ऑल इन ऑल जो गंदगी का माहौल हो जाता है, जो उन्होंने पूरी ट्रैफिक का बेड़ा गर्क, लोगों की मूवमेंट का बेड़ा गर्क, वो सब होता है। दूसरा इस पे ये हुआ कि नमाज, ट्रैफलगर स्क्वायर लंदन का मोस्ट आइकॉनिक स्क्वायर है, सबसे बड़ा स्क्वायर है। ट्रैफलगर स्क्वायर पे मेयर साहब, सादिक खान साहब और बाकी सब ने नमाज पढ़ी। लंदन में सैकड़ों मस्जिदें हैं, लंदन में सैकड़ों मस्जिदें। आप एक आइकॉनिक चौक है जो मेन लंदन के बीचों बीच, जहाँ पे टूरिस्ट होता है, जहाँ पे सब कुछ होता है, जहाँ पे आम लंदनर भी वीकेंड वगैरह पे जाते हैं, आपने पूरा वो उसको मस्जिद बना दिया। वो मेयर साहब की लीडरशिप में हुआ। उस पर कई पॉलिटिशियंस बहुत गुस्से में, और वो कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है, और वाकई ये क्या तरीका है। तो मेयर साहब कह रहे हैं कि भाई दिवाली भी तो हमने इसी ट्रैफलगर स्क्वायर में मनाई थी। ओ भाई साहब, सेलिब्रेशन इज समथिंग एल्स, प्रेयर इज समथिंग एल्स। आपने ईद भी ट्रैफलगर स्क्वायर पे मनाई थी, तो ईद पे तो कोई एतराज़ नहीं कर रहा, उस पर खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, सब कुछ है। दिवाली में क्या था, एक स्टेज होता था जिस पे म्यूज़िक के लोग गाने गाते थे
और पब्लिक वहाँ पे खाने वाने खाती थी लेके उस स्टॉल से। आपने इसी तरह ईद मनाई, इस पे एतराज़ नहीं, नमाज पे। वहाँ पे मंदिर नहीं बना दिया था दिवाली पे, पूजा पाठ नहीं हो रही थी, राम जी का स्टैच्यू लगा के उसकी पूजा नहीं कर रहे थे, सेलिब्रेशन थी, सेलिब्रेशन। क्रिसमस भी मनाएं आप, सब कुछ करें आप। जैसे ईस्टर है, आज ईस्टर का सैटरडे है, कल संडे है, परसों गुड फ्राइडे, कल गुड फ्राइडे था, मंडे है, कोई मैसेज नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। रमज़ान पे लाइटें लगी, एक एक गली में, एक एक चौक पे खूबसूरत लाइटें लगाई गई ईद रमज़ान के लिए। ईस्टर पे कुछ नहीं हो रहा। जिनका मुल्क है, तो डाइवर्सिटी इज गुड बट नॉट, मतलब एक लिमिट होती है। एंड पे मैं आपके सामने ये बात रखूं कि यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई। रमज़ान में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ मस्जिद में गए सिडनी की, ताकि वहाँ पे लोगों को सॉलिडरिटी का आपकी रमज़ान है, मुबारकबाद, ये वो। लोगों ने उसका बेचारे का हाल ख़राब कर दिया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, और गज़ा में के लिए आपने कुछ नहीं किया इसलिए आपके हम दुश्मन हैं, ऐसा उसका कचूमर निकाला बेचारे का को उसको। आपको मैं आखिरी में इसकी 1 मिनट की वीडियो लगा रहा हूँ, आप देखिएगा। तो ये चीज़ें ये यहाँ ही मुमकिन है, वेस्ट में ही मुमकिन है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, पाकिस्तान में करके दिखा दो ज़रा गज़ा के लिए, लिंचिंग कर दो, प्राइम मिनिस्टर दूर की बात, किसी काउंसलर को कर दो, सऊदी अरब में करके दिखा दो, इमारात में करके दिखा दो। कहीं नहीं कर सकते। तुम लोगों की जो, तुम लोगों को माइनॉरिटी के, आप तुम लोगों के अंदर जो माइनॉरिटी होने का जो अवतार है ना, वो बाहर आ जाता है, और तुम लोगों को मेजोरिटी से ज़्यादा राइट चाहिए होते हैं जहाँ पे तुम माइनॉरिटी में होते हो। लेकिन जहाँ तुम मेजोरिटी में होते हो वहाँ पे किसी को जीने का भी हक नहीं देते। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।